under section 82 of Indian Penal Code, it talks about that nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. Now you need to focus on one thing, that a child under 7 years of age is doli in capax. What does doli in capax means? Incapable of forming requisite intent to commit a crime. आप जानते हैं गिल्टी इंटेंशन और मेंस रिया ज़रूरी है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए. नॉट इन द केस ऑफ अ चाइल्ड. इफ द चाइल्ड इज अंडर 7 years of age and he commits a particular offense, even though the act if done by an adult would have been an offense, but in case of a child he'll be discharged immediately the moment the court comes to a conclusion that the child is under 7 years of age, because the law treats that child as absolutely doli in capax, कि वो क्राइम कमिट करने में केपेबल ही नहीं है, वो सक्षम ही नहीं है क्राइम कमिट करने में. तो जब वो नहीं है केपेबल, तो ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट होल्ड हिम लायबल फॉर एनी ऑफेंस. लेट मी गिव एन इलस्ट्रेशन. लेट अस सपोज a child hates his father. One night he observes his father sleeping. He goes to the kitchen, grabs a knife, comes inside his father's room and stabs him in the throat. Due to that stab wound, the father dies. Here the child is fully aware about his consequences. Here the child is fully aware that the conduct that he is doing will cause the death of a child, because see, he stabbed on a vital part of his father's body. He was fully aware that if I stab or attack here, the father would be incapable of doing anything and the father will eventually succumb to his injuries. So in that situation, even though in fact the child has the requisite knowledge to commit a crime, फैक्ट में तो आपको दिखेगा ना कि जब इतनी सारी चीज़ों में बच्चा अवेयर है तो इसका मतलब वो क्राइम जानबूझ के कर रहा है. बट द लॉ विल से नो, बिकॉज द लॉ विल से दैट सच चाइल्ड इज डोली इन कैपेक्स. तो आप उसको कभी भी पनिश नहीं कर सकते, उसको कन्विक्ट भी नहीं कर सकते. सो ही विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज्ड द मोमेंट कोर्ट कम्स टू अ कंक्लूजन दैट द चाइल्ड इज अंडर 7 years of age, और उसको कोई भी सज़ा नहीं होगी बिल्कुल भी. तो अंडर सेक्शन 82 द चाइल्ड इज एब्सोल्युटली डोली इन कैपेक्स. अब सेक्शन 83 एक मैक्सिम इनकॉर्पोरेट करता है अपने अंदर जिसका नाम है मैलिशियस अपलेट ऑक्टाटम. मैलिस सप्लाइज वांट ऑफ एज, कि अगर मान लीजिए बच्चे की एज कम है लेकिन उसके बाद भी अगर उसके पास सफिशिएंट मैलिस हुआ तो लैक ऑफ एज कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज़. लेकिन ये कब अप्लाई करता है? ये तब अप्लाई करता है व्हेन द चाइल्ड इज अबव 7 years of age बट अंडर 12 years. तो वही सेक्शन 83 बोलता है कि अंडर सेक्शन 83 इट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट द चाइल्ड has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion. तो तभी बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 83 का अगर ये साबित हो गया कि by the that he could not understand the nature and consequence of his conduct and he never had sufficient maturity of mind. तो ये दो कीवर्ड्स इसको मार्क कर लीजिएगा अपनी बेयर एक्ट में. अच्छा, अब इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट देख सकते हैं कि हाउ विल यू डिटरमाइन कि चाइल्ड के पास रिक्विजिट इंटेंशन था या नहीं. लेट अस सपोज द चाइल्ड इज़ ऑफ 10 years of age. अब ही हैज़ कमिटेड अ मर्डर. तो अगर बच्चा क्राइम सीन से भागता है जब उसके पेरेंट्स देख लेते हैं उसे मर्डर कमिट करते हुए, तो आपके लिए ये फैक्ट रेलेवेंट होगा, रेलेवेंट ज़रूर होगा. बट अगर सिर्फ यही फैक्ट है कि बच्चा बस क्राइम सीन से भागा और कोई फैक्ट्स नहीं दिखा रहा है उसकी मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सो इन दैट सिचुएशन जो कोर्ट है वो ये बोल देगा कि दैट फैक्ट बाय इटसेल्फ इज़ नॉट सफिशिएंट, बिकॉज द लॉ सेज दैट रनिंग अवे will not be treated as sufficient by itself to rebut the presumption of doli in capax, because a naughty child would run away from his parents or teachers even though he has not committed any criminal offense. Now this law was laid down in A versus Directorate of Prosecution in England, but the same position follows in India as well. अब 83 में देखा जाता है कि जो मिस्चीवियस डिस्क्रेशन है, क्योंकि
चाइल्ड अगर कोई काम करता है उसको टेक्निकली जो ऑफेंस है, चाइल्ड अगर कोई ऐसा काम करता है जो ऑफेंस है, तो उसको टेक्निकली बोला जाएगा मिस्चीफियस डिस्कशन, दैट इज़ द नॉलेज ऑफ द रॉन्गफुल नेचर ऑफ द क्राइम. And in order to determine that, it has to be seen if the child has sufficient maturity of understanding or not. This evidence of mischievous discretion can be gathered from the facts such as whether the child was a precocious one or was brought up from a well or from a good social background. So B versus R also recognize this position. ये भी इंडिया में चलती है. ये देखना चाहिए whether a child was precocious one. Because these types of children are very capable of gathering sufficient maturity of intellect in a short amount of time. अब there are some types of children जो वक्त से पहले बहुत जल्दी mature हो जाते हैं. So their mental capacity is far higher than any peer of their group. तो ये केस बाय केस पे डिटरमाइन होगा कि मेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट आई है या नहीं, या मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई है उस चाइल्ड में या नहीं. सो दैट फॉर दैट यू हैव टू डिटरमाइन कि वो किस बैकग्राउंड से था, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या था, वो कैसे बिहेव करता था, उसका कंडक्ट कैसे रहता था. ठीक है, ये सारी चीज़ें काफ़ी रेलेवेंट हो जाती हैं. अच्छा, कुछ कंडक्ट इमीडिएटली ऑफेंस के आसपास रेलेवेंट हो जाते हैं, जैसे कि इफ़ द इमीडिएट एक्शंस ऑफ द चाइल्ड आफ्टर कमीशन ऑफ द एक्ट, वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है आफ्टर कमीशन ऑफ द एक्ट, डर से बिहेव कर रहा है, या ही इज़ वेरी नॉन चैलेंट, ही इज़ नॉट केयरिंग अबाउट अ सिचुएशन. तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती है, क्योंकि अगर वो डर रहा है तो ही इज़ वेरी अवेयर कि कॉन्सिक्वेंस क्या है. ये रेलेवेंट है बट बाय इट सेल्फ रिबट नहीं कर पाएगा प्रिजम्पशन. इसके साथ और भी चीज़ें होनी चाहिए. दूसरा चीज़, अगर वो केयर नहीं कर रहा, परवाह नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में ये भी दिख सकता है कि चाइल्ड के पास सफिशिएंट इंटेलेक्ट है ही नहीं ये समझने के लिए कि उसने किया क्या है. सिमिलरली द कंडक्ट ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट. तीसरी चीज़ क्या रेलिवेंट है, द नेचर ऑफ द एक्ट डन बाय अ चाइल्ड. उस बच्चे ने जो एक्ट की है वो किस मैनर में की है, किस तरीके से की है. अब जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियस इलस्ट्रेशन में बताया कि द चाइल्ड हु हेटेड हिज फादर स्टैब्ड हिज फादर ऑन द थ्रोट and he behaved as if nothing happened. So in that situation, if this child was over the age of 10 years, sorry, if he was over the age of 7 years, then he would have been held liable. क्यों? क्योंकि जो उसका कंडक्ट है ना, वो कंडक्ट बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है मेंसरिया की तरफ, वो कंडक्ट मैलिस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है. वो कंडक्ट ये दिखा रहा है दैट ही हैज़ सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि देखिए, ही वेटेड फॉर द ऑपर्ट्यून मोमेंट दैट हिज फादर वुड बी asleep at a requisite amount of time. He went to the kitchen, grabbed hold of a knife and stabbed his father in the throat. In this situation, you can see that his conduct is unerringly pointing towards a criminal mind. Without a shadow of a doubt, the child by his conduct is showing that he has to attack his father when he's sleeping, because if he was awake, the father would have the power to resist. So he chooses that moment where his father would be in the most vulnerable state possible. सबसे कमज़ोर स्थिति में होंगे, where he won't be aware, and he took advantage of that situation and then stabbed him. तो अगर जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन में जिस बच्चे की बात मैंने 7 साल से कम की थी, अगर वो 7 साल से ज़्यादा होता तो वो लायबल हो जाता, क्योंकि उसकी एक्ट ना अनरिंगली उस साइड पे पॉइंट आउट कर रहे थे. तो अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में भी रेलेवेंट हो जाता है, और नेचर ऑफ द एक्ट डन बाय अ चाइल्ड इज़ ऑल्सो रेलेवेंट. तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में क्या रेलेवेंट होता है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछ रहा है, तो वो जो जवाब दे रहा है वो जवाब किस तरीके से दे रहा है. क्या वो इस तरीके से जवाब दे रहा है कि जैसे उसको लग रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया है, छोटी मोटी शैतानी ही की है, या वो इस तरीके से जवाब दे रहा है कि ही इज़ वेल अवेयर दैट ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम. जैसे हम यही इलस्ट्रेशन का एग्जांपल लेते हैं, वेयर अ चाइल्ड हैज़ किल्ड हिज फादर एंड व्हेन द पुलिस आस्क्ड कि व्हाई डिड यू अटैक योर फादर, देन ही सेज आई अटैक्ड हिम बिकॉज ही यूज्ड टू बीट माई मदर.
तो इन दिस सिचुएशन आपको क्या लगता है? इट डज शो ना कि उसका इंटेंट मारने का था, और ये भी एक चीज़ दिखा रहा है कि उसके पास मोटिव क्यों था मारने का। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये क्यूमुलेटिवली जब आती हैं साथ में तो ये रेलेवेंट हो जाती हैं, ठीक है। और इमीडिएट एक्शंस ऑफ द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर द ऑफेंस रेलेवेंट होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट बाय इटसेल्फ रेलेवेंट नहीं होता, क्यूमुलेटिवली लिए जाएंगे तब वो रेलेवेंसी इतनी उस हाई लेवल की हो जाएगी कि इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, ऑलराइट, दिस इज द अक्यूज्ड चाइल्ड इन आवर केस। ध्यान रखिएगा, एक एक फैक्ट हालांकि रेलेवेंट ज़रूर होते हैं, लेकिन अब एक बाय इटसेल्फ कनेक्शन नहीं करा पाते। तो आपको ये देखना होता है कि जो रेलेवेंसी आ रही है वो क्यूमुलेटिवली किस तरीके से आ रही है, कि मतलब कौन कौन से फैक्ट्स जो रेलेवेंटली एडमिसिबल हैं कोर्ट के सामने, तो वो क्यूमुलेटिवली किस साइड पे इशारा कर रहे हैं, कि वो गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो चाइल्ड है उसको अभी भी नहीं पता है कि उसने क्या किया है। जैसे कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान चाइल्ड ये कह देता कि मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि पापा कब उठेंगे, तो जब वो उठ जाएंगे तो वो हंसेंगे इस बात पे कि मैंने उनके गर्दन पे चाकू मार दिया। अब ये बात अगर वो बोल दे बच्चा, तो ऐसी सिचुएशन में जो पुलिस ऑफिसर है वो पजल्ड हो जाएगा और कोर्ट भी पजल्ड हो जाएगा कि जब बच्चे ने इस तरीके से एक्ट की, अब वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी माँ को मारते थे या कुछ भी, ये सारी बातें नहीं कह रहा। वो बस ये कह रहा है कि मैंने ऐसे ही किया, अभी पापा उठ जाएंगे और उसके बाद वो सब हटा देंगे, फिर वो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में ये पता चल रहा है कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड बिल्कुल भी अवेयर नहीं है कि उसने क्या किया है, उसको लग रहा है ये सब मजाक है। तो इन दैट सिचुएशन उसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 83 का, क्योंकि हमारे सेक्शन 83 के पर्सपेक्टिव में वो बच्चा को हम 10 साल का मान रहे हैं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे देखी जाएंगी, ठीक है। ये तो इलस्ट्रेशन मैंने दे दिया टू जस्ट क्लैरिफाई अ फ्यू सिचुएशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग इलस्ट्रेटिव केसेस। तो सेक्शन 82 पे एक केस है मार्श वर्सेस लोडर का। इसमें ये प्रीलिम्स में ही पूछा जाता है ज़्यादातर कि अ चाइल्ड वॉज कॉट स्टीलिंग अ पीस ऑफ वुड फ्रॉम द प्रेमिसेस ऑफ द डिफेंडेंट बट ही वॉज अंडर द एज ऑफ 7 years, ही वॉज डिस्चार्ज इमीडिएटली। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि मार्श वर्सेस लोडर का ये केस था। अब एक सवाल ये आपके दिमाग में उठ सकता है कि जो डेट ऑफ चाइल्ड है, कि बच्चा किस उम्र का है, कि मान लीजिए केस कोर्ट आते आते जो बच्चे की उम्र है वो 7 साल से ज़्यादा हो गई, ठीक है। बच्चे ने जब क्राइम कमिट किया था तो 7 साल के अंदर था, 7 साल के नीचे था, मतलब मान लीजिए 6.5 साल का था जब क्राइम कमिट किया। लेकिन जब केस कोर्ट आया तब उसकी उम्र 7.5 साल हो चुकी थी। तो कौन सी डेट से माना जाएगा कि बच्चे की उम्र क्या है इन ऑर्डर टू गिव हिम बेनिफिट ऑफ सेक्शन 82 या सेक्शन 83? क्या वो ये देखा जाएगा कि जब केस कोर्ट में आया या जब कोर्ट ने केस की कॉग्निजेंस ली वो वाली डेट रेलेवेंट होगी, या वो वाली डेट रेलेवेंट होगी जब ऑफेंस कमिट हुआ? द आंसर इज़ कि द डेट की कैलकुलेशन उस डेट से मानी जाएगी जहाँ पे जिस डेट पे ऑफेंस हुआ है, तो वो डेट रेलेवेंट है। तो अगर मान लीजिए एट अ टाइम ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस द चाइल्ड वॉज 6.5 years old, in that situation he would be given benefit of section 82, ठीक है। But if at the time of commission of an offense he was, let's suppose, 7.5 years old, then he would be judged in accordance with the circumstance of section 83। वहाँ पे maturity of understanding प्रूव करनी पड़ेगी in order to hone his guilt, और अगर मेचोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं प्रूव हो पाती तो वो अक्विट हो जाएगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी किसी भी बच्चे को प्रोसिक्यूट किया जा रहा होता है जो 7 साल के ऊपर का है, अब जनरल डिफेंसेस का बेनिफिट लेने के लिए उसको भी ये दिखाना होगा, मतलब डिफेंस को ये दिखाना होगा कि ही नेवर हैड
sufficient maturity of understanding to know the nature and consequence of his act. ठीक है, ये उसको दिखाना पड़ेगा. And the court, in accordance with section 105, will presume absence of such circumstances. 105 of Indian Evidence Act. तो एक केस इन पॉइंट है, हीरा लाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में क्या हुआ था, 12 साल के बच्चे ने एक आदमी को गर्दन पे मारा तलवार से और उसके बाद तलवार मार के भाग गया. क्या कहते हैं, वो जो आदमी था वो मर गया. द हाई कोर्ट फाउंड, इस केस में हाई कोर्ट ने देखा कि जो बच्चा था ही हैड सफिशिएंट मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कर रहा है, और डिफेंस से कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं आया जिसने ये बात कोर्ट के सामने रखी कि ही वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर and consequence of his act and that he never had sufficient maturity of intellect or understanding. ये सारा एविडेंस डिफेंस की तरफ से नहीं आ पाया. तो हाई कोर्ट ने कई चीज़ें देखी, उसका कंडक्ट क्या था, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसने कैसे एक्ट किया, फिर तलवार मारने के बाद वो भागा और उसने तलवार जिस स्पॉट पे मारी वो वाइटल स्पॉट था और उसने वेपन भी यूज़ किया, वो डेडली था. तो हाई कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे द चाइल्ड हैज़ सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग और वो एक कैलकुलेटेड ढंग से काम कर रहा था. एंड ही वॉज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 326 ऑफ द IPC, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स. अब इस केस में 2 लोग और भी थे हीरालाल मलिक में, उनको तो मर्डर के लिए कन्विक्ट किया गया था. चाइल्ड के लिए तो उन्होंने जब तलवार से मारा तो हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली फाइंडिंग की थी कि द चाइल्ड इज़ गिल्टी अंडर दिस सेक्शन एज वेल, और उसकी गिल्ट डिटरमाइन करने के लिए हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि मिटिगेट कि कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस नहीं है जो ये दिखा पाए कि मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसके पास नहीं थी. हर सर्कमस्टेंस इसी तरफ इशारा कर रहा है कि ही हैड सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट. अब एक केस और बताता हूँ, उल्ला महापात्रा वर्सेस स्टेट. अब इसमें क्या हुआ था कि 11 साल के बच्चे ने डिसीज्ड को बोला कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँगा. ये लाइन बोली थी उसने. अब लाइन बोलने के थोड़े टाइम बाद उसने क्या किया, डिसीज्ड को मार भी दिया, मर्डर भी कर दिया. कोर्ट ने जो चाइल्ड का जो एक्शन था, बच्चे का जो एक्शन था और उसका स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए कि टुकड़े टुकड़े करने की जो बात कर रहे, तो इससे कोर्ट ने ये पता लगा लिया कि ही हैड सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड ही वाज कन्विक्टेड फॉर हिज एक्ट. वो अपनी एक्ट्स के लिए लायबल हुआ था और कन्विक्ट हो गया था मर्डर के लिए. तो अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मर्डर का कन्विक्शन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जितने भी केसेस में आप बच्चों का कन्विक्शन देख रहे हैं यहाँ पे जो भी इलस्ट्रेशन दिया है, इन सारे केसेस में ही इज़ द चाइल्ड इज़ नॉट सेंट टू जेल, ही इज़ सेंट टू रिफॉर्मेटरी एंड बॉस्टल इंस्टीट्यूशन. रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन में डाला जाता है जहाँ पे उसको उसका ट्रीटमेंट, उसको उसका रिहैबिलिटेशन, उसको क्या कहते हैं, काउंसलिंग सेशंस उसको देना, उसको वापस एक नॉर्मल चाइल्ड बनाने के लिए पूरे उसे काउंसलिंग सेशन और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है कि जिससे जो चाइल्ड है वो एक रिफॉर्म्ड पर्सन होके निकले जब वो रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन से निकले. तो मैक्सिमम पीरियड तो इन लोग के लिए 3 साल है, लेकिन अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थोड़ी बदल गई है, वो कहती है अगर 16 साल से 18 साल की उम्र के किसी चाइल्ड ने कोई बहुत हीनियस ऑफेंस किया है तो उसको अडल्ट की तरह ट्राई किया जा सकता है. अब उसकी सिचुएशन अलग है, पर ध्यान रखिएगा जो भी प्रोविजंस आप चाइल्ड को लेके पढ़ते हैं उसको यू हैव टू रीड इट विद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है. पर ये IPC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितनी चीज़ें बताई अभी आपके लिए रेलेवेंट थी. सो टू समराइज आई विल रीइटरेट वंस अगेन कि Section 82 provides that nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. An infant under that age is by presumption of law duly incapax. Section 83 provides that nothing is an offence which is done by a child above 7 years of age and under 12 who had not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct on that occasion. That occasion का मतलब है on that time when he was committing the wrongful act. ठीक है. The Indian Penal Code provides no protection from culpable liability on ground of tender age to the one who is aged 12 years or more. In a child's life, period between 7 years and 12 years
is rather the twilight period of transition to a minimum workable level of understanding of things in the firmament of worldly affairs. तो ये जो 7 से 12 साल का जो पीरियड है, इट इज़ कंसिडर्ड द मिनिमम पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, जिसमें उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट आनी शुरू हो जाती है. अब कुछ बच्चों में ये बहुत पहले आ जाती है, हो सकता है वो 7 या 8 साल की उम्र में ही आ जाए, ऑलराइट, पर कुछ बच्चों में 12 साल की उम्र क्या 18 साल की उम्र तक नहीं आती. अब अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज भी टेस्टिफाई कर सकता है कोर्ट के सामने. ही इज़ कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई बिफोर कोर्ट प्रोवाइडेड ही हैज़ सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. पर जनरली ये देखा जाता है कि जब भी आप उसे विटनेस की तरह बुलाएं तो कोर्ट ओथ उस पर एडमिनिस्टर करने से पहले उससे कुछ सवाल जवाब करे, ये जानने के लिए कि जो बच्चा है क्या वो ऑर्डिनरी क्वेश्चन समझ पाता है और उसके इंटेलिजिबल और रैशनल आंसर दे पाता है या नहीं, और एक जनरल आइडिया ले ले कि बच्चे को गलत और सही की समझ है. एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज़ अ ड्यूटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एज वेल एज द नेचर ऑफ एन ओथ और अफर्मेशन जो कोर्ट उसे देने जा रहा है. क्योंकि कोर्ट में जो भी एविडेंस एडमिसिबल होता है जब आप कोर्ट में देते हैं वो ओथ या अफर्मेशन पे लिया जाता है. और फिर ये जितने भी सवाल जवाब जो कोर्ट करता है बच्चे से उसका एक नोट बना के रखता है अबाउट द टेस्टिमोनियल कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस एंड इज फिटनेस टू टेक ओथ और मेक अ अफर्मेशन. अब बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर चाइल्ड इज़ लेट अस सपोज एट द ब्रिंक ऑफ 12 ईयर्स और इज़ एट द कस्प ऑफ 13 ईयर्स, इन दैट सिचुएशन अगर मान लीजिए कोर्ट ने गलती से उससे प्रिलिमिनरी सवाल जवाब नहीं किए इस एज ग्रुप में जो आता है एट द कस्प ऑफ 12 और 13 ईयर्स और मोर, तो ऐसे केस में कोर्ट कहेगा कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर नहीं भी हुआ लेकिन अगर बच्चे ने कोर्ट के अंदर सवाल जवाब एकदम ढंग से किए, जो भी डिफेंस ने उससे पूछा और उसका जवाब एकदम सफिशिएंट एक्यूरेसी और वेरासिटी से दिया, एंड ही इज़ वेरी अवेयर कि वो किन ग्राउंड्स पे क्या बोल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग उसके कंडक्ट और उसके स्टेटमेंट से ही दिख जाती है. ठीक है, तो प्रूडेंस रिक्वायर करता है कि आप एक टेस्टिमोनियल कॉम्पिटेंसी का नोट बना के रखें जब बच्चा 12 से कम उम्र का है. लेकिन अगर बच्चा 12 या 13 साल का है तो आप उसका जो स्टेटमेंट है या 12 या 13 साल के ऊपर का है तो उसका जो भी स्टेटमेंट है कोर्ट क्या कर सकता है कि इवन विदाउट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसमें सवाल जवाब होते हैं उसके इंटेलेक्ट जानने के लिए, उसके बिना भी अगर मान लीजिए चाइल्ड का जो भी एविडेंस जो उसने कोर्ट में प्रेजेंट किया है या जो उसने कोर्ट में टेस्टिफाई किया है वो इस नेचर का है कि कोर्ट उससे पता लगा सकता है कि चाइल्ड के पास सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी और सफिशिएंट इंटेलेक्ट थी और किसी भी सवाल का वो रैशनल आंसर दे पा रहा था. तो ऐसे केस में लैक ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कोई इनक्योरेबल इरेगुलरिटी नहीं होगी, एक माइनर क्योरेबल डिफेक्ट होगा. ठीक है, सो ये प्राइमरी पोजीशन थी आपके चाइल्ड विटनेसेस पे. इस पे ज़्यादा कुछ था नहीं. एविडेंस में डिटेल में डील होता है कि चाइल्ड विटनेसेस को कैसे ट्रीट करेंगे, उनका एविडेंस किसको कन्विक्ट करा पाता है, किसको नहीं कन्विक्ट करा पाता है, किन सर्कमस्टेंसेस में. तो अब हम लोग सेक्शन 84 पे मूव करेंगे. सेक्शन 84 पे आने से पहले एक मैं बात कहूँगा कि के.एम. नानावती में एक पैसेज था जो बड़ा रेलेवेंट था, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. बस 84 को शुरू करने से पहले उसमें मेन चीज़ क्या है, उन्होंने बोला है सेक्शन 80 के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मान लीजिए अक्यूज्ड ये पॉइंट लेता है कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया, सेक्शन 80 के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक्सीडेंट सेक्शन 80 में कवर्ड है कि अक्यूज्ड बोलता है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से डिसीज्ड की मौत हो गई. तो कोर्ट हो सकता है ये पाए कि जो केस है ना पूरी तरीके से उसमें नहीं जा रहा, सेक्शन 80 में नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैरामीटर्स है ना. लॉफुल एक्ट भी होनी चाहिए, लॉफुल मैनर में होनी चाहिए, प्रॉपर मीन्स एंड कॉशन होना चाहिए, एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून होना चाहिए. तो हो सकता है इन प्योर एसेंस वो पूरी तरीके से सेक्शन 80 सेटिस्फाई नहीं हो रहा हो. लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि
जो सेक्शन 80 का जो ग्राउंड लिया गया है वो ये साबित कर दे कि जो एक्ट थी अक्यूज्ड की वो उसने बिना सोचे समझे की और उसका क्रिमिनल इंटेंट पूरी तरीके से बना हुआ नहीं था। तो ऐसी सिचुएशन में वो हो सकता है उसको बेनिफिट तो ना मिले सेक्शन 80 का, लेकिन उसको इस बात का बेनिफिट ज़रूर मिल जाए जो केस है वो एब्सोल्युटली मर्डर का नहीं है या कल्पेबल होमिसाइड का नहीं है। वो हो सकता है डेथ बाय नेग्लिजेंस हो, ठीक है, या हो सकता है कि वो सेक्शन 325 में फॉल करे। ये सारी चीज़ों का बेनिफिट हो सकता है उसको मिल जाए, ठीक है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि देखिए, मर्डर के भी या कल्पेबल होमिसाइड के भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके 4 कॉर्नर्स के अंदर में ही ऑफेंस को सेटिस्फाई करना है, उसके बाहर से आप नहीं कर सकते। तो मान लीजिए अक्यूज ने कोई ऐसा डिफेंस ले लिया जो हो सकता है सक्सीड ना कर पाए पूरी तरीके से, पर पार्शली सक्सीड कर जाए। कोर्ट ने कहा कि आपकी बात तो सही है, लेकिन सेक्शन 80 जैसा डिमांड कर रहा था कि प्रॉपर केयर एंड कॉशन होनी चाहिए, वो आपने नहीं की। चलिए ठीक है, सेक्शन 80 का पूरी तरीके से डिफेंस नहीं मिला, पर ये तो साबित हो गया ना कि मारने का इंटेंट नहीं था। अगर मान लीजिए केस ऐसा है कि अक्यूज्ड इसलिए प्रोसिक्यूट हुआ है क्योंकि उसने गलती से एक लोडेड रिवॉल्वर चला दी, ठीक है, और प्रोसिक्यूशन उस पर चार्ज लगाता है ये गलती से नहीं, ये जानबूझ के इसने चलाई है, तो ये केस मर्डर का है। अब प्रोसिक्यूशन उस पर कई एविडेंस देने की कोशिश करता है, वो कई चीज़ें बताता है कि ये जानबूझ के कर रहे थे, ये अपने दोस्त को पसंद नहीं करते थे, बहुत सारे एविडेंस देता है। लेकिन जो अक्यूज्ड है वो अपने डिफेंस में ये पॉइंट लेता है कि मैंने जो गोली चलाई मुझे पता ही नहीं था कि वो लोडेड थी, मैं तो उसको चेक कर रहा था और वो एकदम से मुझसे गलती से चल गई। तो वो सेक्शन 80 का डिफेंस लेता है। अब जब वो सेक्शन 80 का डिफेंस लेता है तो कोर्ट ये पाता है कि ये इनकी थोड़ी केयरलेसनेस थी अक्यूज्ड की, दैट द अक्यूज्ड वाज केयरलेस, देन द कोर्ट सेड दैट आई कैन नॉट गिव यू द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80 बिकॉज in order to have defense of section 80 you need to prove that what you did was also with proper care and caution। यहाँ पे proper care and caution कोर्ट ने शायद मान लीजिए नहीं पाई, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जो चार्ज लाया है कोर्ट के सामने और जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो तो मर्डर का है ना। तो कोर्ट एक चीज़ ज़रूर सोच सकता है, और इनफैक्ट यही होगा, कोर्ट कहेगा कि जो रेक्विजिट इंटेंशन और जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए जो मर्डर के लिए एसेंस है, जो एसेंस है ऑफ सेक्शन 300, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे कोर्ट को ये लगे कि नहीं, ये जो मेंस रिया चाहिए ना मर्डर के कन्विक्शन के लिए वो लैक कर रही है। तो ये हो सकता है कि 302 में कन्विक्शन की बजाय या 304 ऑफ द आईपीसी में कन्विक्शन की बजाय कन्विक्शन ऑफ एन अक्यूज्ड हो अंडर सेक्शन 304A, और 304A में अगर कन्विक्शन होता है तो मैक्सिमम सज़ा उसमें 2 साल की है। अनलाइक मर्डर के केस में जो चार्ज प्रोसिक्यूशन ने लगाया उसमें मैक्सिमम सज़ा वो है डेथ की। तो ऐसी सिचुएशन में ये समझना चाहिए कि कोई कभी कभी जो प्लीज़ होती है ना वो पार्शली क्या कहते हैं आपके फेवर में आती हैं। वो हो सकता है स्ट्रिक्टली सेक्शन को ना साबित कर पाएँ, पर वो ये ज़रूर साबित कर पाएँ कि जिस सेक्शन में अक्यूज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है वो सेक्शन के भी इंग्रेडिएंट नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं बाय द यूसेज ऑफ योर प्ली। जो भी प्ली ली फिर उस पर आप जो भी एविडेंस देंगे, जो एक्सीडेंट का मैंने इलस्ट्रेशन लिया उसमें ये भी साबित हो सकता है कि जो मर्डर के लिए जो मुझ पे जो मर्डर का चार्ज लगा है मुझ पे वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मैंने डिफेंस लिया है डिफेंस में ये एविडेंस दिख रहा है कि जो मेंस रिया मर्डर के लिए चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ कभी कभी पार्शियली इसलिए भी ली जाती हैं इवन दो वो सेक्शन पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं भी कर रही हो, वो इसलिए ली जाती हैं जिससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या एक्सीडेंट या किसी भी प्रोविज़न में वो भले ही ना जाएं, पर वो जो मेन इंग्रेडिएंट जो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड का है या किसी भी बड़े ऑफेंस का है वो डिफीट हो जाए, वो पूरी तरीके से साबित ना हो पाए। और डिफेंस को क्या चाहिए? डिफेंस को तो सिर्फ कोर्ट के दिमाग में डाउट डालना है, और जैसे ही कोर्ट के दिमाग में एक रीजनेबल डाउट आया अक्यूज्ड एक्विट हो सकता है, ठीक है, उस चार्ज से एक्विट हो सकता है। अब हो सकता है कि बाय प्रेजेंटिंग सच काइंड ऑफ एविडेंस कोर्ट माने कि नहीं
केयरलेसनेस तो थी लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं था, तो इनकी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट के लिए मर्डर के लिए लाइबल नहीं हो सकते, 304A में लाइबल होंगे। तो यहाँ पे भी डिफेंस सक्सीड कर जाता है। डिफेंस का काम यही तो है कि आप किसी तरीके से जो चार्ज लगा है उसको हटाते हुए या तो उसको एक्विट करा पाए, और अगर एक्विट नहीं करवा पा रहे तो उसको मोस्ट लीनियंट सज़ा ही दिलवा पाएँ, जो सबसे लीनियंट है लॉ में। तो ये दूसरा पर्पस होता है। तो ये प्राइमरली ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ कभी कभी इसलिए भी ली जाती है कि पूरी तरीके से सक्सीड ना करे पर पार्शली सक्सीड कर पाए। तो इसलिए मैंने पार्शियल सक्सेशन का एक आपको पॉइंट बता दिया। ये प्रैक्टिकली होता है, एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा आपसे। तो अब एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं जो रेलेवेंट हैं सेक्शन 80 के लिए, जो अभी एक्सीडेंट का मैंने रजिस्ट्रेशन दिया, ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए भी रेलेवेंट होंगे, क्योंकि वी आर नाउ अबाउट टू स्टार्ट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, तो ये उसके लिए भी रेलेवेंट होगा। तो ये पॉइंट जो है, जो मैंने अभी सेक्शन 80 के कंटेक्स्ट में बताया आपको, ये सुप्रीम कोर्ट ने KM नानावती में बेसिकली बताया था, ठीक है, कि जब बर्डन ऑफ प्रूफ आता है उसके कंटेक्स्ट में डिफेंस क्या बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये इलस्ट्रेशन तो नहीं दिया था एक्सप्रेसली, ये इलस्ट्रेशन तो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कभी कभी पार्शियल सक्सेस ऑफ अ प्ली कैन बी इन बेनिफिट ऑफ द एक्यूज्ड एज वेल, ठीक है। भले ही वो पूरी तरीके से जो डिफेंस की प्ली है वो साबित ना हो पाए, पार्शियली ही सक्सीड कर जाए, लेकिन उसका पार्शियल सक्सेस का मतलब ये भी हो सकता है कि जो प्रोसिक्यूशन ने जिस मेन ऑफेंस के लिए चार्ज करवाया वो डिफीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट। अब हम आते हैं सेक्शन 84 पे। अब सेक्शन 84 कहता है एक्ट्स ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or what he is doing is either wrong or contrary to law। तो ये जो तीन चीज़ें इसमें मार्क कर रही है, at the time of doing it, unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act और wrong और contrary to law। ये की वर्ड्स हैं इसके। क्यों की वर्ड्स हैं? क्योंकि देखिए सेक्शन 84 ये मैकनॉटन रूल्स पे बेस्ड है। अभी मैं बताऊँगा मैकनॉटन रूल्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सेक्शन 84 में मेडिकल इंसैनिटी आता है या लीगल इंसैनिटी आता है। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 84 सिर्फ और सिर्फ लीगल इंसैनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, मेडिकल इंसैनिटी को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। ऑलराइट, इट ओनली रिकॉग्नाइजेज लीगल इंसैनिटी। देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, मेनिया, साइकोसिस, ये मेडिकल इंसैनिटी में आ सकते हैं, पर लीगल इंसैनिटी में आने के लिए ये दिखना बहुत ज़रूरी है कि जब इंसेन पर्सन जब क्राइम कमिट कर रहा था, देन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट एंड ही वॉज ऑल्सो इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट वॉट एवर ही इज़ डूइंग इज़ अगेंस्ट लॉ और इज़ रॉन्ग। तो अगर उसको ये पता है कि मान लीजिए कोई चीज़ गलत है, ये नहीं पता है कि वो लॉ के अगेंस्ट है या नहीं, अगर बस उसको इतना पता है कि मारना, या लेट अस सपोज मर्डर का एग्जांपल ले लेते हैं, कि उसको अनसाउंड पर्सन को ये पता है कि वो जो कर रहा है वो मॉरली गलत है, या वो सोसाइटी उसे गलत तरीके से ट्रीट करती है और उसको नहीं करना चाहिए, और इवन देन ही कमिट्स अ मर्डर ऑफ अ पर्सन, तो ऐसी सिचुएशन में ही विल बी कन्विक्टेड, उसको सज़ा हो जाएगी। सिमिलरली अगर अनसाउंड पर्सन को पता है कि वट एवर ही इज़ डूइंग कॉन्ट्ररी टू लॉ के अगेंस्ट है, तब भी उसको सज़ा हो जाएगी। इसलिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हैं जो सेक्शन 84 में, ये एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए। दे आर नॉट मेंट टू बी प्रूव्ड इन आइसोलेशन। सेक्शन 84 all of the ingredients that are contained under section 84 have to be proved one after the other. They have to be proved cumulatively. They cannot be used in isolation. You cannot take that a person is of unsound mind and hence he cannot be liable. It has to be further demonstrated by the defense that that due to unsoundness of mind the person was incapable of knowing nature of the act. उसको ये भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, और that whatever he was doing is either wrong or contrary to law. ठीक है, आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। मान लीजिए there is a person who is insane and he cuts off the head of one man, ठीक है, and then his entire clothes are spoiled due to blood and he never changes his clothes. वो वही कपड़े पहने रहता है जिसमें उसका ब्लड स्प्रे लगा हुआ है आफ्टर सेवरिंग द हेड ऑफ अ पर्सन।
He decapitates that person and uses his head of a decapitated person. He uses that head of the victim as if it was a ball. And then when the police arrives at the scene, the police asks, why did you commit a particular act? Why did you commit the murder of victim? Let us suppose the victim's name was B. In that situation, if A, who is a person of unsound mind, says कि it would be very funny when he wakes up and find that he has no head, वो कहता है कि मुझे बहुत हंसी आएगी, बहुत बड़ा मजाक हो जाएगा जब ये उठेगा और इसको ये नहीं पता होगा कि इसके पास सर ही नहीं है और फिर अपना ये सर ढूंढेगा. तो इस सिचुएशन में ये बहुत ही आराम से दिख सकता है कि ये जो अनसाउंड पर्सन है, he was not aware, A was not aware about the situation that whatever he is doing, उस एक्ट का नेचर क्या है, उसको यही नहीं पता उस एक्ट का नेचर क्या है. ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा. बिकॉज ही वॉज थिंकिंग इट्स अ जोक. He was thinking that that severing the head of a man is a joke, and in execution of that joke, in execution of this supposed joke, A actually severs the head of B and expects him to wake up and find his head. In that situation, it can be reasonably be assumed that accused was of unsound mind, and he might be given benefit of section 84 provided he never knew what he is doing is either wrong or contrary to law as well. ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कि मैकनॉटन रूल्स पहले क्या हैं. On 6th March 1843 in the House of Lords, Lord Chancellor put 5 questions to a panel of His Majesty's judges. The 5 questions were replied on 19th June 1843, and they were construed as Macnaghten's rules. The following are the main points of Macnaghten's rule. Every man is presumed to be sane and to possess a sufficient degree of reason to be responsible for his crimes until the contrary is proved. So मैंने आपको बताया था ना, criminal law में every man is intended to have the intention to commit a particular act. ये माना जाता है कि अगर आदमी ने कोई क्राइम, कोई एक्ट कमिट की है, then it is also expected that he intended the consequence that follows after the act. So every rational man is presumed to intend the rational consequences of his act. ठीक है, ये जनरल प्रिजम्पशन होता है. तो वही पहले तो ये रिएटरेट किया हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, मैजेस्टी के जजेस, हिज मैजेस्टीज जजेस पैनल ने ये रिएटरेट किया. और उसके बाद बोला, एन इंसेन पर्सन इज पनिशेबल ओनली इफ ही नोज एट द टाइम ऑफ क्राइम that he committed an act which was either wrong or contrary to law. To establish a defense on insanity, the accused by the defect of reason or disease of mind is not in a position to know nature and consequence of his act. Then insane person must be considered with the same situation as to responsibility as if the facts with respect to which the delusion exists were real. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंसेन पर्सन की डिटरमाइन होगी वो वैसे ही होगी जैसे कि वो जिस भी डेल्यूजन में एक्ट कर रहा था, अगर वो डेल्यूजन सच होता तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा. ऑल राइट, अभी मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दूंगा. इनफैक्ट मैकनॉटन रूल्स जिस चीज़ केस पे बेस है ना, आर वर्सेस मैकनॉटन में ही आपको ये पोजीशन क्लियर हो जाएगी. I'll tell you about that case. Then Macnaghten rules stressed upon understandability of right and wrong and intellectual rather than a moral or effective definition denominated in its formulation. Lack of control, irresistible drives or impulses were neglected. ये सारे डिफेंस नहीं माने जाएंगे. Test of knowing and test of right and wrong, that will be determined in Macnaghten rules. ये नहीं डिटरमाइन किया जाएगा कि उसके पास irresistible impulse थी या he was that the unsound person was ritually subjected to a very profound attacks of insanity, and where he was very destructive and he was murderous during that time, during those
periods of insanity, he was murderous, ये सारी चीज़ें relevant नहीं होंगी in McNaughton rules and in section 84, because law will just say कि ये जो irresistible impulse हैं, lack of control हैं, कि वो अपनी impulses को control नहीं कर पाया, उसको मारने का एकदम से इंटेंशन आया, और वो क्योंकि बिकॉज ही हैज़ अ मेंटल डिफेक्ट वो अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने मार दिया. ऑल ऑफ दिस विल बी नॉट बी रेलिवेंट. ये भी रेलिवेंट नहीं होगा कि दैट द एक्यूज पर्सन लैक्स कंट्रोल ओवर अ सर्टेन सिचुएशन. मेन चीज़ क्या रेलिवेंट होगी कि वेदर द एक्यूज पर्सन न्यू दैट वट एवर ही वॉज डूइंग वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, और ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही वॉज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ हिज एक्ट. ठीक है, यही चीज़ मैकनॉटन्स रूल के लिए रेलेवेंट होगी. ध्यान रखिएगा, सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी इनकॉर्पोरेट्स मैकनॉटन रूल्स. अब देखिए, देयर आर 4 persons who are considered to be of non-compos mentis, which is not of a competent mind. पहला है an idiot. सेकेंड इज़ वन who is made non-compos mentis by illness, किसी बीमारी की वजह से, जैसे स्क्रिजोफीनिया, उसकी वजह से वो बाद में अपनी मेंटल सैनिटी हो जाता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हो जाता है, तो फिर उसको कॉम्पिटेंट माइंड का नहीं माना जाता है, क्योंकि वो हेल्यूसिनेशन और डिल्यूजन्स में ज़्यादा रहता है. तीसरा है अ ल्यूनेटिक और मैडमैन, और चौथा है वो इज़ ड्रंक. तो जो ड्रंक के लिए जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 85 और 86 में है, तो उसको तो हम किनारे रखेंगे अभी के डिस्कशन के लिए, लेकिन प्राइमरली हम इन पे फोकस करेंगे. कि पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इडियट क्या होता है. एन इडियट इज़ वन हु इज़ नॉट ऑफ सेन मेमोरी फ्रॉम हिज बर्थ. वो बर्थ से ही उसमें डिफेक्ट होता है, उसकी मेमोरी सेन नहीं होती है. एंड बाय परपेचुअल इन्फर्मिटी विदाउट लूसिड इंटरवल्स, अ पर्सन if he is unable to even count to 10 or cannot name his own father, then he is treated as an idiot. ठीक है, वो idiot होता है, ये बर्थ का डिफेक्ट होता है. तो आर्चबोल्ड क्रिमिनल्स प्लीडिंग्स एविडेंस एंड प्रैक्टिस में इनकी डेफिनेशन दी गई थी. ये कोई जब भी बोलते हैं ना कि ये इडियट है या वो है, तो इसके डेफिनेटिव मीनिंग्स होते हैं. उसकी सेन मेमोरी नहीं होती है, वो बर्थ से डिफेक्ट होता है, परपेचुअल इन्फॉर्मिटी होती है उसकी, और वो 20 तक गिन भी नहीं सकता या 3 तक नहीं गिन सकता, और वो भी नहीं बता सकता कि हफ्ते में कौन सा दिन चल रहा है, या अपने फादर या मदर का भी नाम नहीं जानता. ठीक है, ये सारी चीज़ें जब देखी जाती है तो इट कैन बी प्रिज्यूम दैट पर्सन इज़ एन इडियट एंड ही इज़ ऑफ नॉन कंपोज मेंटिस, नॉट ऑफ साउंड माइंड. सेकेंडली, इलनेस से जो नॉन कंपोज हो जाता है, ऑफ इनकम्पिटेंट माइंड हो जाता है, अनसाउंड माइंड का हो जाता है ड्यू टू इलनेस. अब स्क्रिजोफीनिया होता है, ये एज बाय एज प्रोग्रेस करता है. स्क्रिजोफीनिया सबसे ज़्यादा अटैक करती है व्हेन अ पर्सन इज़ ऑफ द एज ऑफ 45 और अबव. अगर ये कंडीशन पहले से ही है उसके पास, तो अबाउट 45 और 50 द पर्सन विल स्टार्ट हैविंग विविड विजुअल हेलुसिनेशंस एंड विविड ऑडिटरी हेलुसिनेशन. उसको वो चीज़ें सुनाई और दिखाई पड़ने लगेंगी जो आपको दिख नहीं सकती, या जिसको आप देख नहीं पाते, या जिसको आप ऑर्डिनरली सुन नहीं पाते. तो ऐसे में वो उन डिल्यूजन्स के अंदर जब अलग अलग हरकतें करने लगता है, जैसे मान लीजिए भूत प्रेत दिखाई देने लगे हैं, या उसको आत्माएं कह रही हैं कि अपने चाइल्ड को सेक्रीफाइस करो, एसेट्रा एसेट्रा, तो वो उन डिल्यूजन्स में आ जाता है ड्यू टू स्क्रिजोफीनिया. और मार्क्ड रिलीजियोसिटी इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ स्क्रिजोफीनिया. ऐसे व्यक्ति रिलीजियस भी बहुत हो जाते हैं क्योंकि वो डरते बहुत हैं. तो स्क्रिजोफीनिया क्योंकि एक कंटिन्यूइंग इलनेस होती है, तो ऐसे में भी अगर ये पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है, देन अ पर्सन कैन बी सेड टू बी ऑफ नॉन कंपोज मेंटिस, नॉट ऑफ कॉम्पिटेंट माइंड. थर्ड इज़ अ ल्यूनेटिक और अ मैडमैन. अब जो ल्यूनेटिक होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जिनका स्टेट ऑफ माइंड सीवियरली अफेक्ट होता है. दे आर प्रोन टू वायलेंट आउटबर्स्ट्स, और ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ ल्यूनेसी वो एक काफ़ी ग्रेव क्राइम कमिट कर सकते हैं और बहुत ही वायलेंट एक्ट कमिट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ ल्यूनेसी. अब ये जो ल्यूनेसी है, ये फेजेस में भी आ सकती है, कि शॉर्ट टर्म आती है, शॉर्ट टर्म इंटरवल के लिए ल्यूनेसी रहती है, फिर चली जाती है, और ये परमानेंट भी हो सकती है कि वो परमानेंट स्टेट है. तो ऐसे पर्सन्स को रिस्ट्रेंड करके रखा जाता है. आपने देखा होगा साइकियाट्रिक वार्ड में, या अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी तो आपने देखा होगा कुछ वार्ड पेशेंट्स को
साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हमेशा बांध के रखा जाता है, तो ये ल्यूनेटिक्स होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी केपेबल ऑफ कमिटिंग वायलेंट एक्ट्स। तो ऐसे लोगों को हमेशा रिस्ट्रेंट में रखा जाता है। मेंटल हेल्थ एक्ट भी यही हमारे यहाँ बताते हैं कि ल्यूनेसी एक इंक्लूसिव टर्म की तरह डील किया है लेजिस्लेचर ने, और ल्यूनेटिक को वो बताया है कि एवरी पर्सन हुज माइंड इज सो अफेक्टेड बाय डिजीज़ दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर हिज ओन गुड टू पुट हिम अंडर रिस्ट्रेंट। ठीक है, अब ल्यूनेसी एक बड़ा ही वाइड टर्म होता है जिसमें इडियट और अनसाउंड माइंड का पर्सन भी आता है, लेकिन जो एक प्योर ल्यूनेटिक जिसको ट्रीट होता है, प्योर ल्यूनेटिक को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है, ही इज़ केपेबल ऑफ कमिटिंग वेरी वायलेंट एक्ट। तो मेंटल हेल्थ एक्ट्स में इसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो इंक्लूसिव दी गई है, पर हिस्टोरिकली जो टर्म था ना, ये उनके लिए यूज़ होता है जो अगर रिस्ट्रेंट में ना रखे जाएं तो सीवियरली वायलेंट एक्ट कमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक ल्यूनेसी जो आती है वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग से आ जाती है, इंटॉक्सिकेशन से आ जाती है। तो जो ड्रंकनेस से जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आती है वो इस नेचर की होती है कि एक तो वो डिलीरियम ट्रिमेंस हो सकता है। डिलीरियम ट्रिमेंस क्या होता है? इट इज़ अ रैपिड ऑनसेट ऑफ कन्फ्यूजन यूजुअली कॉज्ड बाय विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल। ये 2 से 3 दिन के लिए रहता है, और अगर ये और डेवलप होता जाता है तो जो मेंटल कैपेसिटी होती है ना पर्सन की, वो इतनी डेटेरिएट हो जाती है कि वो माना जाता है कि वो अनसाउंड माइंड का ही है, क्योंकि ना वो अपनी एक्ट समझ पाता है कि उसने क्या किया, ना वो ये जान पाता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो डिलीरियम ट्रेमेंस एक डिजीज़ होता है जो एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ की वजह से आ जाता है। और एक जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट आती है वो उसकी वजह से आती है when a person is very deep into drinking। तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होती है कि जब वो बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में होता है, एक पर्सन जब बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में होता है, जिसको एनिब्रिएशन बोला जाता है, उस स्टेट में भी जो पर्सन होता है उसको ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। कि एक मान लीजिए एक आदमी नशे में इतना ज़्यादा जा चुका है कि उसको ये लगता है कि सामने जो उसके आदमी खड़ा है वो आदमी नहीं, वो भूत है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक स्टेट आ जाती है जहाँ पे उसको माना जाता है कि यहाँ पे भी जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट माइंड का नहीं है। तो ये जो ड्रंकनेस होती है वॉलंटरली और इनवॉलंटरी, और इससे जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्टेट जो निकलती है, ये प्राइमरली 85 और 86 में डील किया गया है। कभी कभी ये होता है कि अगर ड्रंकनेस की वजह से एक पर्सन की स्टेट ऐसी हो गई कि वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड का हो गया है, तब उसको 84 में ट्रीट किया जाता है। अभी जब हम 85 और 86 में आएंगे तो ये पोजीशन आपको और क्लियर होगी, जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी ड्रंकनेस से डील करती है और उसका इफेक्ट डिटरमाइन करती है। तो जब उस पर आएंगे तो हम प्राइमरली उस पर ध्यान देंगे, पर प्राइमरली अभी हमें क्या ध्यान देना है? 84 पे। सो कंटिन्यूइंग ऑन 84, a person made non-compos mentis by illness is excused in criminal cases from such acts as are committed while under the influence of his disorder. A lunatic is one who is afflicted by a mental disorder only at certain period and vicissitudes having intervals of reason. Madness is permanent. Lunacy and madness are spoken of as acquired insanity and idiocy as natural insanity. So section 84 embodies a fundamental maxim of criminal law, actus non facit reum nisi mens sit rea, and in order to constitute the offence, you know that this maxim is very necessary. And section 84 also incorporates a maxim that is furious nulla voluntas est. इसका मतलब होता है कि in case of insane person, no culpability can be fastened on them as they have no free will. तो एक इंसेन पर्सन की जो एक्ट होती है वो वॉलंटरी एक्ट नहीं मानी जाती है, और क्योंकि वो वॉलंटरी एक्ट नहीं मानी जाती है तो मेंसरिया नहीं हो सकता। तो 84 में ये दोनों मैक्सिम का इनकॉर्पोरेशन है, क्योंकि अगर आप नहीं प्रूव कर पाए कि रॉन्ग की एक्ट, अक्यूज पर्सन को पता था कि एक्ट रॉन्ग है या नहीं, या उसको ये पता था कि एक्ट कॉन्ट्री टू लॉ है या नहीं, या उसको ये पता था कि
जो वो एक्ट है उसका नेचर क्या है। अब ये सारी जो सिचुएशन है अगर ये प्रूव हो गई अक्यूज्ड के खिलाफ, तो ऐसे सिचुएशन में वो लायबल हो जाएगा, तो उसको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इस मैक्सिम का फ्यूरिस नला वॉलेंटिस एस्ट, लेकिन उसको उस मैक्सिम का बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब ये साबित हो जाए कि जब अक्यूज्ड क्राइम कर रहा था तो उसको ना पता था कि उसकी नेचर ऑफ द एक्ट किस नेचर की है, कि वो कर क्या रहा है, उसको ये नहीं पता था। दूसरी चीज़ ये भी दिखना चाहिए कि वो जो भी कर रहा था उसको ये करते वक्त पता था या उसको ये करते वक्त नहीं पता था कि वट एवर इज़ डूइंग इज़ आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस को एग्जिस्ट करनी चाहिए। आई रीइटरेट व्हाट कंडीशंस आर वेरी नेसेसरी फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 84। फर्स्ट इज that he was incapable of knowing nature of his act due to unsoundness of mind. Second is he was incapable of knowing that whatever he is doing is either wrong or contrary to law. तो जो इनकैपेसिटी है ना थ्रू आउट द कंडक्ट ऑफ द एक्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको एग्जांपल देता हूँ, एक आदमी ऐसे डिलीरियम में है, उसको आत्माएं दिखाई दे रही हैं और वो आत्माएं उससे कह रही हैं कि हमें तुम्हारे बच्चे की वली चाहिए। अब वो ये सारी चीज़ें देख रहा है, उसको लगता है कि हाँ भाई मुझे मारना तो पड़ेगा। उसको पता है बहुत अच्छे से कि वो जो कर रहा है वो क्राइम है, मर्डर के लिए पनिशेबल हो जाएगा अगर उसने मारा तो, पर फिर भी आत्माओं को सेटिस्फाई करने के लिए वो ऐसा कर देता है और उन्हें मार देता है, अपने बच्चे को मार देता है। और फिर वो बलि वो एक रिचुअल करता है, बच्चे को मारने के बाद वो आत्माओं को डेडिकेट करता है उसकी डेड बॉडी, बाद में अरेस्ट किए जाते हैं। अब ये कोर्ट को बताते हैं कि इन्होंने मारा तो है एंड ही वॉज फुली अवेयर अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, ये फैक्ट्स पे प्रूव हो जाता है। बट डिफेंस एक ग्राउंड लेता है, डिफेंस कहता है कि देखिए इनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डिल्यूजन में थे, इनको तो आत्माएं दिख रही थी जो बलि इनको करवाने को बोल रही थी अपने ही बच्चे की, तो इनको 84 का बेनिफिट दिया जाना चाहिए। कोर्ट बोलेगा 84 का बेनिफिट इनको इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ, इनको पता था, then he will not be afforded the benefit of section 84 even though he was insane। जिसको आत्माएं दिख रही हैं और जिसको ये सारी सिचुएशन दिख रही हैं, तो वो जिस डिल्यूजन में जी रहा है, तो उस हिसाब से तो आप भी जान सकते हैं कि ये पागल है, ये अनसाउंड माइंड का है, लेकिन उसके बाद भी 84 में बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि 84 लीगल इंसैनिटी को देखता है, मेडिकल इंसैनिटी को नहीं देखता है। बट अगर मान लें कि जो अक्यूज्ड है उसने एक क्राइम इस सिचुएशन में किया कि मान लीजिए कि उसको डिल्यूजन आया कि उस पर कई लोग हमला कर रहे हैं, ठीक है, और वो लोग ह्यूमंस नहीं हैं, वो लोग डीमंस हैं, दे आर अटैकिंग हिम, और अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर चाकू पड़ा देखता है और उसको मार देता है। टर्न्स आउट जिसने उसको मारा वो कोई डीमन नहीं, वो उसकी बीवी थी। अब वो मर गई। अब ये भाई साहब प्रोसिक्यूट हुए हैं अंडर सेक्शन 302 ऑफ द IPC। तो ये जब बोलेंगे कि जब मैं मार रहा था तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बीवी थी, मुझे लगा कि वो कोई डीमन था, और ये साइकियाट्रिक और मेडिकल एविडेंस की रिपोर्ट पे प्रूव हो जाता है कि जिस टाइम उसने वो काम किया उसको ये लगा कि डीमन ने उस पर हमला किया और उसने अपने बचाव में चाकू मारा, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये लग रहा था कि वो एक डीमन है। तो आपको मैकनॉटन रूल्स का वो पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि इनसेन पर्सन को उसी सिचुएशन में और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे रखा जाएगा जिसके हिसाब से उसका डिल्यूजन चल रहा था। तो पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अक्यूज्ड, वो तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था ना, अपनी जान बचाने के लिए कर रहा था, उसको दिख ही नहीं रहा था उसकी कोई बीवी है। तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट बोलेगा कि ही कैन बी गिवन बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84। अब मैं आपको बताता हूँ आर वर्सेस मैकनॉटन में क्या हुआ था। आर वर्सेस मैकनॉटन में ये हुआ था कि जो मैकनॉटन था ही वॉज सफरिंग फ्रॉम परसिक्यूशन मेनिया। उसको हमेशा ये लगता था कि लोग उसे परसिक्यूट करना चाहते हैं, लोग उसे मारना चाहते हैं, हमेशा ये लगता था। तो एक दिन उसको लगा कि उसके पीछे एक गैंग उसको फॉलो कर रहा है, और वो जो गैंग है उसकी हर जगह स्लैंडर कर रहा है, उसको स्लैंडर मतलब एक तरीके से मान लीजिए डिफेम कर रहा है, और उसको प्रिवेंट कर रहा है जिससे वो कोई जॉब ना ले पाए। तो एक दिन क्या होता है, एक रेलवे स्टेशन पे वो एक डी को देखता है। वो सोचता है कि वो सर रॉबर्ट पील हैं जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के। ही टर्न आउट वो जो मिस्टर डी थे वो ही वॉज नेम्ड एज हेनरी ड्रमंड, और
उसको लगा कि यही प्राइम मिनिस्टर है एंड ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल हिज मिसफॉर्च्यून, और वही उसको परसिक्यूट करना चाहते हैं, वही उसको मारना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी होते हैं मिस्टर डी, उसको मार देते हैं। तो ये जो मिस्टर ड्रमंड होते हैं, जब ये मर जाते हैं तो मैकनॉटन पे चार्ज लगता है मर्डर का। तो मैकनॉटन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लग रहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार रहा है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसको मारना चाहते हैं, तो उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। टर्न्ड आउट कि उसने जिसको मारा था वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनका नाम एडवर्ड ड्रमंड था, और ड्रमंड साहब जब मर गए देन उन पे लाइबिलिटी जब इम्पोज की जा रही थी बाय द ज्यूरी, बाय द प्रोसिक्यूशन, सॉरी द प्रोसिक्यूशन वो उन पे इम्पोजिशन कर रहा था वो लाइबिलिटी फॉर मर्डरिंग मिस्टर ड्रमंड। तो जो डिफेंस लिया गया कि आई वांटेड टू किल द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल माई मिसफॉर्च्यून्स and I sincerely thought that he intended to persecute me, and I sincerely thought that the person I was killing was not Mr. Drummond but it was Sir Robert Peel। तो उस सिचुएशन में जब जूरी ने ये सारी बातें जानी, क्योंकि जूरी ट्रायल होता है ट्रायल कोर्ट में इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जब जूरी ट्रायल चल रहा था तो जूरी ने इनको अक्विट कर दिया। जब अक्विट ये हो गए मैकनॉटन, क्योंकि ये देखा गया कि इनके पास ये परसिक्यूशन मेनिया से सफ़र कर रहे हैं, इनकी साइकोलॉजिकल स्टेट ठीक नहीं है, तो इस केस ने सेंसेशन मचा दिया पूरे इंग्लैंड में। तो इस एक्विटल में जब सेंसेशन हुआ तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 4 प्रोपोजिशन ले डाउन किए। एक क्वेश्चनेयर दिया गया था उनको हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, और 4 प्रोपोजिशन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ले डाउन किए। क्या है जो अभी मैंने आपको बताया, every man is presumed to be sane and possess sufficient degree of reason to be responsible for his crime until the contrary is proved to the satisfaction of the court. To establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the act, the party accused was laboring under such a defect of reason or from a disease of mind not to know the nature and quality of the act that he was doing, or if he did know this, not know what he was doing was wrong. Third is, if the accused was conscious that the act was one which he ought not to do, and if the act was at the same time contrary to the law of the land, he is punishable. Thus the test is in the power of distinguishing between right and wrong, not in the abstract but in regard to the particular act committed. तो उसका जो delusion है उसके point of view से देखा जाएगा. Fourth is, when a crime is committed by a man under some insane delusion as the surrounding facts which conceals from him the true nature of the act he is doing, he will be under the same degree of responsibility as if the facts had been as he imagined them to be. For example, if under the influence of his delusion he supposes another man to be in the act of attempting to take away his life and he kills that man, then and if he kills that man as he supposes in self-defense, or he may kill another under the imagination that he's an executioner lawfully carrying out a judicial sentence, then in that situations he can be given the benefit of section 84. तो this is why section 84 को मैकनॉटन रूल्स का इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। ये सारे मैकनॉटन रूल्स के ही पॉइंट्स हैं जो आप सेक्शन 84 में देखते हैं। तो हालांकि जब उसने एक पर्सन ने जब वो एक्ट की तो वो हो सकता है अवेयर हो कि वो जो एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट उसको ये नहीं पता था कि वो जो कर रहा है इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल। तो जो इन कैपेसिटी टू कमिट एन एक्ट है ना, ये क्वालिफाइड थिंग है। कभी कभी हो सकता है कि वो एक इंसेन पर्सन को ये ना पता चले कि वो एक जिस स्टिक से खेल रहा है वो स्टिक नहीं, वो एक गन है, और वो गन चल जाती है और कोई मर जाता है। तो यहाँ पे दी अक्यूज्ड पर्सन वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे वो लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो जानबूझ के चाकू चलाता है एंड ही इज़ वेल अवेयर कि वो चाकू क्यों चला रहा है, उसको लगता है उसके सामने कोई डीमन है और उसको मारने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इवन दो ही इज़ फुली अवेयर अबाउट द एक्ट्स ही इज़ कमिटिंग, बट उसको ये नहीं पता है कि व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ।
क्योंकि उसके डिल्यूजन के हिसाब से ही इज़ डिफेंडिंग हिमसेल्फ। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में निकल के आती हैं कि कौन सा अक्यूज्ड क्या कर रहा है, किस डिल्यूजन के अंदर उसने क्या एक्ट किया, और ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस पे पता चलता है कि व्हाट वाज हैपनिंग एंड व्हाट वाज नॉट हैपनिंग। कंटिन्यूइंग फर्दर, आप पता कैसे लगाएंगे कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस रेलिवेंट हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन, कि वॉट एवर ही वॉज डूइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और वॉट ही वॉज डूइंग वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो इसके लिए आप उसका बिहेवियर, एंटीसीडेंट्स पास्ट में कैसा कंडक्ट रहा है, बिहेवियर क्राइम के पहले और क्राइम के बाद कैसा रहा है, अटेंडेंट एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं टू डिटरमाइन द मेंटल कंडीशन ऑफ द अक्यूज्ड एट द टाइम ऑफ इवेंट। ठीक है, बट इतना भी पास्ट का कंडक्ट नहीं लेना है जो इतने रिमोट इन टाइम पे हो कि इट डज नॉट हैव बेयरिंग ऑन द केस। ठीक है, कि मान लीजिए आप 10 साल पहले का इंसिडेंस ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट। वो सफिशिएंटली नियर होना चाहिए कि मान लीजिए 2-3 महीना नियर हो या 2-3 हफ्ते नियर हो टू द पॉइंट ऑफ क्राइम। ठीक है, जिससे एक कुछ इंडिकेशन मिल सके कि जो कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर था, जो कि इंक्रिमिनेटिंग हो सकता है, कि अगर उसको पता है कि जिस स्टेट ऑफ माइंड पे उसने क्राइम कमिट किया वो लॉ में एक्सक्यूजेबल नहीं है। तो जो कंडक्ट आपको देखना है ना, वो कंडक्ट आपको ऐसा देखना है जो क्राइम के सफिशिएंटली पास हो, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीना, कोई पीरियड लॉ ने नहीं फिक्स किया है, ये मैं आपको एक इलस्ट्रेटिव पीरियड दे रहा हूँ कि 2-3 महीना हो, ये नहीं कि 10 साल पुराना है। क्राइम के सफिशिएंटली पास हो, और फिर आप उसका प्रीवियस कंडक्ट भी देख सकते हैं विच इज़ नियर अबाउट द क्राइम, एंड देन कंडक्ट आफ्टर द क्राइम। मान लीजिए क्राइम के बाद उसने भागने की कोशिश की, छुपने की कोशिश की, और मान लीजिए बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की। ठीक है, एविडेंस मिटाने की कोशिश की, जो ब्लड स्टेन जो अगर मान लीजिए उसके कपड़े पे लगे हैं तो उसने जो शर्ट है, शर्ट को जलाने की कोशिश की या शर्ट को धोने की कोशिश की। जब उसने पुलिस देखी तो पुलिस को देख के वो भागने की कोशिश की। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये सारी सिचुएशन क्यूमुलेटिवली जब आप देखेंगे देन यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी के अंदर था या नहीं। जब ये आपको सारी चीज़ देखनी है, अगर मान लीजिए ही वॉज वेल अवेयर, वो अपना एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहा है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, देन ये देख लिया जाएगा कि इससे ये पता चल जाएगा कि अक्यूज्ड को पता है कि व्हाट ही वॉज डूइंग वॉज रॉन्ग एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ, तो उसको 84 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। लेकिन मान लीजिए वो वहीं पे बैठा रहता है, भागने की कोशिश नहीं करता, उसको लगता है ये सारी चीज़ें मजाक हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल लिया था इलस्ट्रेशन में कि उसने एक व्यक्ति का हेड सिवेयर कर दिया एंड ही प्रिटेंडेड दैट इट वुड बी वेरी अम्यूजिंग टू सी व्हेन ही वेक्स अप दैट ही हैज़ नो हेड। इन दैट सिचुएशन, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जो अक्यूज्ड पर्सन है, ये माना जा सकता है कि वो इनसेन है, और ये माना जा सकता है कि उसको यही नहीं अंदाज़ा है कि उसने क्या किया है, कि उसकी एक्ट किस नेचर की है। ठीक है, या उसकी एक्ट उसको लगता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ये नहीं पता कि उसने गलत किया है। सो इन दैट सिचुएशन ही वोंट बी लायबल। सो इन गजराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, सुप्रीम कोर्ट सेड it is difficult to prove precisely the state of the offender's mind at the time of the commission of the offence, but some indication thereof is often furnished by the conduct of the offender while committing it or immediately after commission of the offence. A lucid interval of an insane person is not merely a cessation of a violent symptom of disorder, but a restorative of the faculties of the mind sufficiently to enable the person soundly to judge the act. But the expression does not necessarily mean to complete or perfect restoration of mental faculties to their original condition. So, if there is such restoration, the person concerned can do the act with such reason, memory and judgment as to make it a legal act. But merely a cessation of violent symptoms of disorder is not sufficient. The standard to be applied is whether, according to the ordinary standard adopted by the reasonable men, the act was right or wrong. The mere fact that the accused is conceited or irascible and his brain is not at all right, or that the physical and mental ailments from which he suffered has rendered his intellect weak and had affected his emotions and will, or that he has committed certain unusual acts in the past, or that he was liable to recurring fits of insanity at short intervals,
or that he was subject to getting epileptic fits but there was nothing abnormal in his behavior, or that his behavior was queer, cannot be a sufficient ground to attract the application of this section. तो in short मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है. सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे मत प्रिज्यूम करिएगा कि पर्सन के पास, अगर मान लीजिए कि अ पर्सन वॉज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंसैनिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो हो सकता है कि उसने जब एक्ट कमिट की तो भी वो इंसेन रहा हो. आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट एक्ट दैट द पर्सन वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, और वॉट एवर ही वॉज डूइंग वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. तो जो कोर्ट है, कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट है, बस इतनी सा पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है कि बाय इट सेल्फ, कि मान लीजिए किसी के वायलेंस सिम्टम्स अचानक से बंद हो जाते हैं, कि वो अचानक से ल्यूनेटिक होना बंद कर देता है क्योंकि उसकी जो इंटेलेक्ट है वो रिस्टोर हो गई. क्योंकि ल्यूनेसी कभी कभी होती है ना कि फेजेस में आती है, कभी रहती है कभी नहीं रहती है. तो कोर्ट बस इतना से कह रहा है कि ये सारे ग्राउंड्स ना बाय इट सेल्फ रेलेवेंट नहीं होते हैं, कि अकेले इसी से प्रोसिक्यूशन या डिफेंस अपना केस नहीं प्रूव कर सकता. यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि जब वो एक्ट कर रहा था तो रीजनेबल मैन के टेस्ट के हिसाब से एक्ट सही थी या गलत थी, या जब वो एक्ट कर रहा था तो उसको ये भी पता था कि जो वो कर रहा है उस एक्ट का नेचर क्या है. तो इसके लिए ये सारे ग्राउंड सफिशिएंट नहीं होते कि उसको पास्ट में बड़े एलिमेंट थे जिससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ डिफीट हो गई है, या वो इमोशनली स्टेबल नहीं है अक्यूज्ड पर्सन, या वो अनयूजुअल एक्ट करता रहता है और पास्ट में भी अनयूजुअल एक्ट करता रहता था, या उसकी फिट्स ऑफ इंसैनिटी रेगुलरली रहती हैं और शॉर्ट इंटरवल्स पे आया करती थी, या उसका बिहेवियर एबनॉर्मल था या सोशियोपैथिक बिहेवियर था. ये सारी चीज़ें बाय इट सेल्फ रेलिवेंट नहीं होंगी. कोर्ट कहेगा आप ये बताइए लीगली ये इंसेन है या नहीं, मेडिकल इंसैनिटी की बातें मत करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेडिकल इंसैनिटी में रेलिवेंट होती हैं. अब जैसे बायपोलर डिसऑर्डर, ये आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, साथ में साइकोपैथिक डिसऑर्डर, सोशियोपैथिक डिसऑर्डर, ये सारी आपकी मेडिकल इंसैनिटी में तो आ सकती हैं, ये इसमें नहीं आ सकती लीगल इंसैनिटी में. क्योंकि जब साइकोपैथ मर्डर करता है और सोशियोपैथ मर्डर करता है, या आपका कोई पर्सन जो पार्शियल डिल्यूजन में मर्डर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये नहीं पता है कि वो जब एक्ट कर रहा है तो उसका नेचर क्या था, कि उसको नहीं पता है इसका नेचर क्या था. यहाँ पे ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि साइकोपैथ तो है, ठीक है, लेकिन जब वो क्राइम कर रहा था तो उसको ये नहीं पता था कि उस क्राइम का नेचर क्या है, या उसको ये नहीं पता था कि व्हाट ही वाज डूइंग वाज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. ये दिखाना बहुत ज़रूरी है. मेरली बिकॉज अ पर्सन वाज साइकोपैथ बाय इट सेल्फ विल नॉट बी सफिशिएंट. देखिए साइकोपैथ्स को जनरली पता होता है कि वो मर्डर कर रहे हैं, उनको मर्डर करने का पेंचेंट होता है, एक इंक्लिनेशन होता है, उनको मज़ा आता है मर्डर करने में, और सोशियोपैथ का भी यही बिहेवियर होता है. सिमिलरली अगर कोई पर्सन पार्शियल डिल्यूजन में, अगर वो सोचता है कि बहुत सारी आत्माएं बलि मांग रही हैं मेरे बच्चे की, तो उसको मार देता है अपने बच्चे को. तो ऐसी सिचुएशन में उसको बहुत, ये सारी सिचुएशन में अवेयर है, वो उसका डिल्यूजन के ही पॉइंट ऑफ व्यू में उसको देखा जाएगा. कोर्ट कहेगा कि तुम्हारा डिल्यूजन ही मान लेते हैं, तुम्हारे डिल्यूजन के ही हिसाब से आत्माएं बलि मांग रही थी, तुम्हें नहीं पता था तुम्हारे बच्चे को मारना गलत है, और फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस और कंडक्ट से तो दिख ही जाएगा कि इनको भी पता था कि बच्चे को मारना गलत है. तो मेरली जो उसका डिल्यूजन है वो भी क्योर नहीं कर सकता जब का उसका डिल्यूजन ऐसा ना हो जो लॉ में डिफेंस हो. जैसे कि अगर पर्सन सोच रहा है कि एक डीमन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, तो उसने डीमन को मार दिया अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, टर्न्ड आउट वो डीमन नहीं उसकी बीवी थी. तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ये बोलेगा कि जो इसका डिल्यूजन था वो डिल्यूजन इस नेचर का था कि उसको ये लग रहा था कि यहाँ पे जिसको वो मार रहा है वो उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में मार रहा है, भले ही वो डीमन हो या वो आदमी हो. टर्न्स आउट वो उसकी बीवी थी, वो उसकी बीवी उसे दवाई खिला रही थी. तो ऐसे सिचुएशन में उसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 84 का. तो देखिए फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से डिटरमाइन होगा, इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं होगा. कोर्ट ने कट एंड राइट प्रिंसिपल्स दे दिए हैं, लेकिन ये भी साथ में बोला है कि डिफेंस अक्सर ये सारे ग्राउंड लेते हैं ना कि अरे उसका ब्रेन ठीक नहीं था, उसके एलिमेंट्स की वजह से उसको ऐसा हो गया था, तो हो सकता है. ये जो हो सकता है वाली बातें हैं ना, पॉसिबिलिटी वाली बातें, ये कोर्ट के लिए रेलेवेंट नहीं होती. कोर्ट कहता है आप डेमोन्स्ट्रेट करिए कि जब वो कर रहा था, जब वो क्राइम कमिट कर रहा था, देन ही वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, एंड ड्यू टू दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट,
और दैट ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग व्हाट ही वॉज डूइंग वॉज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। ये दिखाना होगा। मेडिकल इंसैनिटी नहीं चलेगी कि हो सकता है पर्सन मेडिकली इंसेन हो सकता है डिफेंस बड़े आराम से ये सारी चीज़ें दिखा दें कि जो अक्यूज्ड है वो इमोशनली अनस्टेबल है, इमोशनली वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता और वो एक्सट्रीम ऑफ द इमोशंस में जाता है कि या तो वो एक्सट्रीमली हैप्पी होगा, मेनियाक होगा, या तो वो एक्सट्रीमली वायलेंट होगा, साइकोटिक होगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं ये मेडिकल इंसैनिटी के लिए तो बहुत अच्छा ग्राउंड होती हैं, लेकिन लीगल इंसैनिटी के लिए नहीं। लीगल इंसैनिटी में कोर्ट कहेगा कि इररेजिस्टिबल इम्पल्स थी, साइकोटिक स्टेट थी, ठीक है, लेकिन जब वो क्राइम कर रहा था इसको तो पता था ना कि ये जो कर रहा है क्यों कर रहा है, इसको तो पता था ना ये मर्डर कर रहा है, इसको ये भी पता था ये बात गलत है, तो भले ही उसने अपनी एक एबनॉर्मल मेंटल स्टेट में काम किया हो, ये लायबल होगा इफ़ इट इज़ प्रूव्ड दैट व्हाट ही वाज डूइंग वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ एंड ही न्यू द नेचर ऑफ हिज एक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अब कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, कई सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे अक्यूज्ड को अपनी नेचर ऑफ द एक्ट नहीं पता है। ठीक है, अक्यूज्ड को अपनी नेचर ऑफ द एक्ट ही नहीं पता है, तो ऐसे केस में उसको 84 का बेनिफिट मिल जाता है। कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने याद है एग्जांपल दिया था वेयर अ मैन डिकैपिटेटेड अनदर मैन थिंकिंग दैट इट वुड बी अ वेरी फनी जोक व्हेन ही वेक्स अप एंड फाइंड्स दैट ही हैज़ नो हेड। इन दैट सिचुएशन जो अक्यूज जो काम कर रहा है उसको लग रहा है कि ये कोई मर्डर नहीं कर रहा, वो विक्टिम को मारना नहीं चाह रहा है, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि विक्टिम अभी जग जाएगा, और जब विक्टिम जग जाएगा तो वो दोनों साथ में हंसेंगे, देखेंगे कि उसका सर नहीं मिल रहा, और वो वहीं पे बैठा रहता है उसका सर लेके, बस वेट कर रहा है कि कब वो उठे। अब आपको पता है रियलिटी में उठने तो वाला नहीं है, वो तो मर चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इस कंक्लूजन में आ सकता है, मतलब सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, बाय इटसेल्फ नहीं, सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि देखिए उस सीन से भागा नहीं, उसने हर जगह यही जवाब दिया कि उसने सर इसलिए काटा क्योंकि वो वेट कर रहा था जब वो उठे तो बहुत ही फ़नी जोक होगा। तो ये सारी सिचुएशन दिखा सकती हैं कि उसको अपनी एक्ट जो उसने की उसका नेचर ही नहीं पता है। ऐसे में भी बाय इटसेल्फ उसको सेक्शन 84 का बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 84 में इनकेपेबल ऑफ नोइंग नेचर ऑफ द एक्ट के बाद और लगा है, वो डिसजंक्टिव है। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट में आए और भले ही वो वाली सिचुएशंस ना प्रूव हो पाए कि व्हाट ही वाज डूइंग वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, वो अभी किनारे रख दीजिए। कभी कभी होता है कि पहली स्टेज पे बेनिफिट मिल जाता है सेक्शन 84 का, बिकॉज द अक्यूज वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट। ए ने, हमारे इलस्ट्रेशन में ए ने जब बी को मारा, उसकी गर्दन काटी, तो उसको ये लगा कि ये तो मजाक है, वो अभी उठ जाएगा, अभी वो जग जाएगा, फिर अपना सर ढूंढेगा। इट मीन्स ए को यही नहीं पता है कि रियलिटी में क्या चीज़ कैसे होती है, उसको बेसिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ इन बायोलॉजी ही नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेवरिंग द हेड ऑफ अ मैन, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिकैपिटेटिंग अ पर्सन, उसका कॉन्सिक्वेंस उसको पता ही नहीं है। तो ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो वो अगर उसके पास इंसैनिटी होती है तो कोर्ट उसे बेनिफिट 84 का दे सकता है। अब वैसे ही पर कॉन्ट्रा रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ भी आपको ध्यान में रखना है। तो जो रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ये आपको ये देखना है कि अगर अक्यूज्ड को ये नहीं पता है कि वो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, ठीक है, पर ये पता है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है, और ये पता है कि वो गलत है, दैट द एक्ट इज़ रॉन्ग और वो मॉरली सही नहीं है, या वो किसी भी सिचुएशन में सोसाइटी अप्रूव नहीं करती। तो नॉट विथ स्टैंडिंग द सिचुएशन दैट ही डजंट नो इफ इट्स कॉन्ट्ररी टू लॉ, ही विल बी हेल्ड लायबल। और आप वैसे भी जानते हैं कि एक्सक्यूज ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस, कि यू डू नॉट नो द सिचुएशन ऑफ लॉ, दैट इज़ नॉट अ डिफेंस। तो कोर्ट के लिए ये बात रेलिवेंट नहीं होती है कि जो क्राइम कर रहा है वो किस सिचुएशन में कर रहा है, वो रेलिवेंट होती है कि क्या उसको नेचर ऑफ द एक्ट पता है, या उसको ये पता है कि व्हाट ही वाज डूइंग वाज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। और ये सिचुएशन के लिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बाद ये क्वालिफायर्स आते हैं कि वेदर ही वाज capable of knowing the nature of the act, whether he was capable of knowing whether the act was wrong or contrary to law। ये इश्यूज सॉल्व होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी जाके आप इस कंक्लूजन पे आ पाएंगे कि कैन द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84 बी गिवन
टू द अक्यूज्ड पर्सन और नॉट। तो ये प्राइमरी पॉइंट्स हैं जो सेटिस्फाई होने बहुत ज़रूरी है। अभी तो खैर हम लोग ने सेक्शन 84 सिर्फ स्टार्ट किया है, हम लोग इसको और भी डिटेल में डील करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वाई और व्हाट आर द इश्यूज़। अभी तो हमने प्रिलिमिनरी बात की है सेक्शन 84 पे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अभी इसका बताना है। डेनियल मैकनॉटन तो आई थिंक मैंने बता दिया। फिर आपको ये बताना है कि साइकोलॉजिकली कैसे ट्रीट किया जाता है, केस लॉज इस पे और क्या क्या हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, इंसैनिटी किन सिचुएशंस में डिफेंस हो सकती है, मोटिवेशन ऑफ क्राइम या मोटिव है या नहीं वो कैसे होगा, प्ली ऑफ इंसैनिटी एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है या नहीं, रोल ऑफ साइकेट्रिस्ट क्या होगा, और क्या वो इंसैनिटी इज़ अ ग्राउंड फॉर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस और नॉट। ये सारी चीज़ें का भी ध्यान रखना है। और फिर अगर इंसेन पा लेता है पर्सन तो वो क्या करता है, कोर्ट क्या करता है ऐसे पर्सन के साथ जिसको वो जान लेता है कि ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ऐसे सिचुएशन में ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट उसको खुला छोड़ दे कि हाँ जाओ जो करना है करो। कोर्ट उसको बेसिकली मेंटल असाइलम में रख देता है जब तक उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट ना हो पाए। तो उसके लिए हम लोग CRPC के रेलेवेंट प्रोविज़न भी देखेंगे। एक केस बताता हूँ मैं आपको, आई थिंक ये सीरियल किलर है, वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर है, या आई थिंक ही इज़ आइदर द यंगेस्ट सीरियल किलर और ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट सीरियल किलर इन द वर्ल्ड। ये बिहार का एक केस है। ये मैं आपको एक्चुअली बताना चाह रहा था उस केस में, जब मैं सेक्शन 83 के बारे में बता रहा था। सेक्शन 83 में देयर वाज दिस केस जिसमें बिहार के सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर की बात हुई है, अमरजीत सादा। ये केस स्टडी है, इस पर कोई यूनानिमस कंक्लूजन नहीं है। कि इसके फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ कि 2007 में देयर वाज अ फ़ोन कॉल टू भागलपुर पुलिस स्टेशन इन बिहार and it was very unusual. Policemen who were engaged in their usual jobs wouldn't have imagined that these phone calls would unravel a strangest serial killer case in Bihar. क्या कहते हैं, जो phone calls came from a small hamlet in Bihar. The villagers informed the police that they have captured a ruthless murderer. He was an 8-year-old boy named Amarjeet, and name of the boy was Amarjeet Sada. He was born in 1998 in Begusarai district of Bihar. And इनको सीरियल किलर क्यों कहा गया अमरजीत सादा को? क्योंकि पुलिस ने शुरुआत में माना नहीं था कि ये जो अमरजीत सादा है ये सीरियल किलर है, लेकिन थोड़ी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस मैन वर शॉक्ड टू लर्न द ट्रूथ. दे फाउंड दैट दिस Amarjeet actually killed a 6-month-old baby girl. Woman's name Chungchung Devi had laid a woman named Chungchung Devi has laid her sleeping daughter in a nearby primary school before returning home to do her chores. वो काम करने गई थी और पास ही में अपनी डॉटर को रख दिया कि लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन जब वो वापस आई स्कूल से तो वो अपनी डॉटर को ढूंढ नहीं पाई. उसने कहा कि यार डॉटर कहाँ है. फिर टर्न्ड आउट कि अमरजीत ने जो डॉटर थी, डॉटर को स्ट्रैंगल करके मार के फेंक दिया था. तो इस केस में तो अमरजीत पकड़े गए थे, लेकिन फिर इसको सीरियल किलर क्यों कहा जाता है? सीरियल किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पास्ट में अमरजीत ने 2 बच्चों को और मारा था जिनकी उम्र 6 महीने के अंदर थी. 6 महीने से एक की उम्र 6 महीने के अंदर थी, एक की उम्र 1 साल तक की थी. तो 3 मर्डर ये कर चुका था और सेम मैनर में किए थे कि जब घर वाले नहीं होते थे, देख लेता था कि बच्चा अकेला है तो उसको मार देता था. एक विक्टिम उसका अपना कज़िन ही था, अपनी फैमिली के कज़िन को ही मारा था इसने. ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ 6 months ऑफ एज. और ये जो अमरजीत साडा है इसकी उम्र थी 8 साल एंड ही कमिटेड दीज मर्डर्स. अरे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार का केस है. अच्छा, अमरजीत ने एक कन्फेशन पुलिस को कब किया? जब वो 3rd चाइल्ड का जब मर्डर हुआ तो पुलिस को शक हुआ इस बच्चे पे और उसे अरेस्ट करके ले गई कि भाई. तो उसे कुछ बिस्किट दिए और पूछा कि क्या तुमने बच्चों को मारा है? तो अमरजीत बहुत आराम से बताता है
कि हाँ मैं बच्चों को डिजर्टेड फील्ड पे ले जाता था, फिर उनके मुंह पे ईंट से वार करता था और उनका मुंह स्मैश कर देता था, और मुझे बड़ी हंसी आती थी जब बच्चा रोता था इस तरीके से। और उसके बाद जब वो सांस लेना बंद कर देते थे तो मैं उनकी बॉडी क्या कहते हैं कहीं झाड़ियों वाड़ियों में छुपा देता था। और मैंने 3 इन्फेंट्स को सिमिलर तरीके से मारा है। अब दैट वाज शॉकिंग टू द पुलिस, क्योंकि अर्लियर पुलिस वाज थिंकिंग कि 8 साल का बच्चा कैसे मर्डर कर सकता है। सो नो दिस, दे आर ऑल्सो केसेस लाइक दिस। अभी तो केस सुप्रीम कोर्ट तो गया नहीं है, तो इस पर कोई यूनानिमस पोजीशन ऑफ लॉ नहीं है, एक ट्रायल कोर्ट का इंसिडेंस बता रहा हूँ। इस अमरजीत का उसके बाद साइकोलॉजिकल एनालिसिस हुआ जहाँ पे पाया गया कि ही वॉज अ सैडिस्ट who enjoyed hurting others, and he was born with a mental disorder which motivates him to commit murders. However, psychologists opined that Amarjeet's physical and mental illness could be cured completely through medication and therapies. अब मैंने आपको एक केस तो बता दिया, इनको जुवेनाइल होम में डाला गया था जहाँ पे अभी भी है, और वो तब रिलीज़ होगा जब उसको 18 साल का हो जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि इसकी जो मेंटल स्टेट है ये जन्मजात है, जब वो पैदा हुआ था इसी मेंटल स्टेट के साथ हुआ था ना। इमेजिन ये एक अनसर्टनेस ऑफ माइंड की ही एक स्टेट है। अब अगर ऐसा सीरियल किलर एक और मर्डर करता है ड्यू टू हिज कंपल्शन, ड्यू टू हिज साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ दैट बीइंग ऑफ अ सैडिस्ट, तो क्या ये 84 का डिफेंस ले पाएगा? नो, बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। वो इसलिए नहीं ले पाएगा बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। क्योंकि जब वो जैसे मान लीजिए, जैसे इसी केस में अगर मान लीजिए ये अडल्ट होता उस वक्त, अगर ये अडल्ट होता तो व्हेन ही वाज स्मैशिंग द फेसेस ऑफ बेबीज एट दैट टाइम, इन्फेंट्स का फेस स्मैश कर रहा था अपने प्लेजर के लिए, और उसके बाद मारने के बाद उनकी बॉडीज छुपा देता था, तो इससे उसका कंडक्ट दिख रहा है कि इसको पता है ये एक्ट गलत है, कि दैट एक्ट इज़ रॉन्ग, इट इज़ मॉरली रिप्रेंसिबल और इट इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ। इन दैट सिचुएशन इनका कन्विक्शन 100% होगा, ठीक है, इनको 84 का डिफेंस नहीं मिल पाएगा। नाउ द सिचुएशन इज़, आई थिंक 18 years has passed since the time of his incarceration. I don't know. I am not very aware. Has he been released? Has Amarjeet been released or not? I think he has been released. 18 साल तो हो गए होंगे 98 से, और अगर रिलीज़ कर दिया गया तो we don't know if he is committing similar murders or if he is like that again. क्या if he is cured? या तो वो क्योर हो चुका है, या तो फिर अगर हो सकता है क्योर ना भी हुआ हो। सिमिलरली एक और चाइल्ड मर्डर का केस देता हूँ, मैरी बेल का। मैरी बेल इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड, और इसका भी केस अमरजीत की तरह है। तो शी वॉज एक्चुअली born to a sex worker and she strangled a boy at a house. एक छोटे से बच्चे को, मैरी थोड़े ज़्यादा साल की थी उससे, आई थिंक शी वॉज 10 or 12 years old when she strangled a boy of 6 years old. तो नर्सरी में उसने एक बच्चे की जान ले ली उसको स्ट्रैंगल करके। उसके थोड़े टाइम बाद ही, 2 महीने बाद ही, उसने एक 3 साल के बच्चे की जान ले ली, ठीक है, और उसके थोड़े टाइम बाद ही उसने अपने क्लोज फ्रेंड के कज़न का भी मर्डर कर दिया। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी ना, ये चाइल्ड क्रिमिनल्स की हैं, ये चाइल्ड क्रिमिनल्स ने हीनियस मर्डर्स किए हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा मेरे लिए बिकॉज अ पर्सन इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग a murder, they are very capable of committing a murder. तो that is why जो malice जो मैक्सिम है ना, malicious applet octatum, इसका बेस है, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है। और तभी लॉ इन लोग को थोड़ा ध्यान से ट्रीट करता है जब 7 साल से ऊपर और 12 साल के नीचे। हालांकि उनको डिफेंस दे देता है कि मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग या इंटेलेक्ट नहीं दिखी टू नो द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, तो हो सकता है हम आपको बेनिफिट दे दें सेक्शन 83 का, लेकिन अगर नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस पता है, अब सफिशिएंट मेच्योरिटी ऑफ इंटेलेक्ट देखी गई, जो कंडक्ट और रेलेवेंट एविडेंस से पता ही चल जाएगी, देन इन दैट सिचुएशन जो पर्सन्स हैं उनको 83 का डिफेंस नहीं मिलेगा, जो 7 साल से ऊपर 12 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए होता है। तो ये मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता था, आई थिंक स्किप हो गया मेरे दिमाग से।
तो यही सिचुएशन लगा लीजिए अगर वो 84 है। ये जो बच्चे हैं ना, ये साइकोलॉजिकली डैमेज्ड हैं, ये मेडिकल इंसेन कैटेगरी में आते हैं। ये बच्चे दोनों जो मैरी बेल और अमरजीत का दोनों का जो मैंने एग्जांपल लिया, ये मेडिकली इंसेन चिल्ड्रन है। और मेडिकल इंसैनिटी में तो ये आते हैं, पर लीगल इंसैनिटी में नहीं आते हैं, बिकॉज दे नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट, बिकॉज दे नो द नेचर ऑफ देयर एक्ट, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग इज रॉन्ग एंड कॉन्ट्ररी टू लॉ। इन दैट सिचुएशन ये लोग लाइबल होंगे। ऑलराइट, इनको 84 का डिफेंस नहीं मिल सकता। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडे। टुमारो विल डील विद more provisions, not more provisions, I will deal with the rest of the nuances that are contained under section 84 of regarding unsoundness of mind. Tomorrow it will be finished.